चैप्टर 31 कुश's वेडिंग। राजस्थान में दीक्षा तैयार हो रही थी। उसने लंदन में पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ और भी सीख लिया था। अब तो वो टैलेंट का पिटारा बन चुकी थी। उसने डांस करना, सिंगिंग करना और बिजनेसमैन की पढ़ाई, और आगे चलकर आपको पता चल जाएगा। अनामिका जी कमरे में आते हुए बोली, कायरा बेटा तुम तैयार हो गई, पार्टी शुरू होने वाली है। दीक्षा बोली, हाँ माँ मैं तैयार हो गई हूँ, कुछ देर बाद आती हूँ। अनामिका जी बोली, ठीक है जल्दी आ जाओ, और फिर वो वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद दीक्षा भी बाहर पार्टी में चली जाती है। जैसे ही दीक्षा पार्टी में पहुंची, वहाँ के सारे लोग उसे देखने लगते हैं। दीक्षा ने राजस्थानी कपड़े पहने थे, वह किसी स्वर्ग से आई राजकुमारी की तरह लग रही थी। अनिरुद्ध जी ने दीक्षा को अपने पास बुलाया और सबकी तरफ देखते हुए बोले, हेलो एवरीवन, यह है मेरी छोटी बेटी कायरा सिंह राजवंश। यह आज ही लंदन से पढ़ाई करके राजस्थान वापस आई है और आज से यह मेरा बिजनेस संभालेगी। सभी लोग दीक्षा के लिए ताली बजाते हैं और उसे बधाइयां देते हैं। ऐसे ही पार्टी धीरे धीरे पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। दिल्ली में आदि वहां से सीधे अपने पापा की स्टडी रूम में चला गया। उसने दरवाजे पर लॉक किया, अंदर से आवाज आई। तमिन आदि अंदर चला गया। जब कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला तो अर्जुन ने अपना सिर उठाकर देखा तो वहां आदि खड़ा था। अर्जुन ने बोला, क्या हुआ? आदि बोला, पापा मुझे आज अमेरिका जाना है, मैं दादी के पास जाना चाहता हूं। अर्जुन बोला, ठीक है आज शाम को आदित्य के साथ चले जाना और 2 दिन बाद वापस आ जाना। आदि खुश होते हुए बोला, ठीक है पापा, और वहां से चला गया। अर्जुन खुद से बोला, मैंने तुम्हें खो दिया है बेबी, लेकिन मैं हम दोनों के बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। क्योंकि अर्जुन ने आदि को अब अपने पास रखने का फैसला किया था, इसलिए उसने आदि को अमेरिका से वापस बुला लिया था। आदित्य और आदि अमेरिका के लिए निकल गए। अर्जुन अकेला ही रह गया था, इसलिए सौजन और कुश उसे एक क्लब में ले गए। उन लोगों ने थोड़ी बहुत मस्ती की और वापस घर आ गए। सौजन बोला, मुझे लगता है कि मुझे सिंधुजा से शादी कर लेनी चाहिए। कुश बोला, हाँ भाई कर लो आप शादी, जब तक आप शादी नहीं करोगे तो मैं शादी कैसे करूंगा। अर्जुन सौजन से बोला, तुम शादी कर लो, वैसे भी जब से अंकल आंटी का एक्सीडेंट में मौत हुई है तब से आप दोनों ही हो, क्योंकि खुशी का तो पता ही नहीं कहाँ चली गई। सौजन उदास होते हुए बोला, सही कहा यार, जब से मम्मी पापा हमें छोड़कर गए हैं पता नहीं खुशी कहाँ है। मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया जहाँ वो पढ़ाई के लिए गई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो मुझे कहीं नहीं मिली, कुछ पता नहीं कहाँ होगी मेरी बहन, लेकिन जहाँ वो बस खुश हो। कुछ बोला, सोहन भाई मैं घूमने जा रहा हूँ, क्या आप लोग चलेंगे? सौजन और अर्जुन एक साथ बोले, बिल्कुल नहीं, और दोनों वहाँ से चले गए। कुछ खुद से बोला, पता नहीं ये दोनों कब घूमने जाएंगे। अर्जुन भाई का तो समझ आता है कि भाभी नहीं है इसलिए, लेकिन सौजन भाई पता नहीं क्यों नहीं जाते हैं। खैर मुझे क्या, मुझे तो घूमने जाना है, और वहाँ से चला गया। एक सुनसान सड़क पर एक लड़की भागते हुए जा रही थी। वह बहुत तेज भाग रही थी क्योंकि उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े थे। एक गुंडा बोला, पकड़ो उसे। सारे गुंडे उस लड़की के पीछे भागने लगे। लड़की ने एक कार देखी और वो कार में बैठ गई और खुद ड्राइविंग करने लगी। वह इतनी तेज कार चला रही थी कि पीछे बैठा कुछ इधर उधर गिर रहा था। हाँ ये कुश की ही कार थी। उसका ड्राइवर बात करने गाड़ी से बाहर उतर गया, इसलिए वह कार वही खड़ी थी। कुश बोला, क्या तुमने मुझे किडनैप कर लिया है? देखो मैं बहुत क्यूट हूँ तो तुम मुझे किडनैप नहीं कर सकती। लड़की गुस्से में बोली, एकदम चुपचाप बैठे रहो समझे। कुछ गुस्से में बोला, एक तो तुमने मुझे किडनैप किया है और मुझे चुपचाप बैठने को कह रही हो। अचानक गाड़ी के सामने बहुत सारी गाड़ियां आकर रुकती है और उस गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेती है। उधर गाड़ी के अचानक रुकने के कारण कुश का सिर आगे सीट पर लगा, जिससे वो दर्द में बोला, अरे यार तुम इतनी सुंदर हो लेकिन ये गैंगस्टर बनने की हरकतें क्यों कर रही हो? उन गाड़ियों में से बहुत सारे लोग निकले और उस गाड़ी को पास आने लगे। लड़की बोली, अब हम क्या करें, इन लोगों ने तो हमें चारों तरफ से घेर लिया है। कुश बोला, फाइटिंग करनी आती है? लड़की बोली, हाँ आती है। कुश बोला, तो ठीक है फिर चलो फाइटिंग करते हैं। लड़की गुस्से में बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम इतने सारे लोगों को एक साथ कैसे हरा सकते हो? कुश बोला, इसकी चिंता मत करो, मैं कौन सा इन सबको मारने जा रहा हूँ, अपने सामने के लोगों को हटाकर हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। लड़की बोली, ठीक है, और दोनों कार से उतरकर फाइटिंग करने लगे। मौका पाकर दोनों वहाँ से भाग गए और वो गुंडे भी उनके पीछे भागने लगे। कुश ने भागते हुए ही अपने बॉडीगार्ड्स को फोन कर दिया था। कुछ देर आगे चलने के बाद उनके बॉडीगार्ड वहाँ पहुँच गए। कुश के बॉडीगार्ड्स ने उन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया और वही बांधकर घुटनों के बल बैठा दिया। कुश उनकी तरफ जाते हुए बोला, तुम इस लड़की के पीछे क्यों पड़े हो? उनमें से एक लड़का बोला, जिसका नाम निखिल था, वो बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे पुलिस को दे दोगे? अगर तुम मुझे पुलिस को दे भी दोगे तो मेरे पापा मुझे छुड़ा लेंगे और मैं इस लड़की को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। कुश मुस्कुराते हुए बोला, पहले पकड़ तो लो फिर छोड़ना उसे। निखिल बोला, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, एक बार मैं छूट जाऊं इस लड़की को शादी करने के बाद मैं इसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। कुश बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें शादी करने का, इससे चलो वो ख्वाहिश तुम्हारी मैं पूरी कर देता हूं, पर शादी तुमसे नहीं मुझसे होगी। इतना कहकर उसने अपना हाथ एक चाकू से काट लिया और सामने लड़की की मांग में भर दिया और बोला, आज से तुम कुश खन्ना की पत्नी हुई। लड़की शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखने लगी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही कुश ने उसका हाथ पकड़ा और गाड़ी में बैठा दिया। कुश बोला, तुम्हारा नाम क्या है?
वो लड़की गुस्से में बोली, क्या तुम पागल हो, तुमने बिना मेरे नाम जाने ही मुझसे शादी कर ली, तुम्हारा दिमाग खराब है। कुश ने गुस्से से उसकी दोनों बाजू में पकड़ ली और बोला, जितना पूछा है उसका जवाब दो। वह लड़की उसका गुस्सा देखकर डर गई और बोली, मेरा नाम सिद्धि है। जी हाँ, ये सिद्धि थी सिंधुजा की बहन। वो दोनों बहनें दिल्ली में ही पढ़ती थी। जब से दीक्षा गई थी तब से वे लोग यही रहने लगी थी। हालांकि सिंधुजा सौजन से कई बार मिल चुकी थी पर सिद्धि के बारे में अभी तक किसी को कुछ पता नहीं था। 32 ये है कायरा सिंह राजवंश। हेलो दोस्तों, मैं एक नई कहानी लिख रही हूँ तो आप उस कहानी को पढ़ना। नाम है मैं इस कहानी को 29 जनवरी को अपडेट कर पाऊँ। डेविल से प्यार पॉकेट नॉवेल्स पर मेरे यानी दीक्षा के साथ। कुश फिर से बोला, मेरा नाम कुश खन्ना है और आज से तुम मिसेस सिद्धि कुश खन्ना हो, समझी? सिद्धि डरी सी आवाज में बोली, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते, मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ। कुश मुस्कुराते हुए बोला, शादी तो मेरी हो गई है, तुमसे मानो या ना मानो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और याद रखना, आज के बाद मुझे किसी भी लड़के के साथ दी गई तो वो लड़के का उस दिन आखिरी दिन होगा। सिद्धि उसकी बात सुनकर और डर गई और उसने डर की वजह से अपना सिर हिला दिया और वो कार से उतरकर वहां से भाग गई, क्योंकि वो लोग तब तक सिद्धि के घर पहुंच चुके थे। उसने किसी को फोन किया और सिद्धि के बारे में सारी जानकारी लेने को कहा। वो बोला, मुझे 1 घंटे के अंदर सारी जानकारी चाहिए और फोन काट दिया। कुछ खुद से बोला, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा गाड़ी में तो मैं तुम्हें देखता ही रह गया और आज जब वो लड़का तुम्हारे बारे में कुछ कह रहा था तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली। तो सो सॉरी बीवी। राजस्थान में पार्टी खत्म हो गई थी, सब लोग वहां से जा चुके थे। दीक्षा बोली, माँ पापा अब हम बहुत थक गए हैं तो हम सोने जा रहे हैं। अनामिका जी बोली, ठीक है बेटा जाओ, जाकर सो जाओ। दीक्षा सोने चली गई। अनामिका जी बोली, हमें हमारी बेटी तो मिल गई, लेकिन हमारा बेटा को पता भी होगा कि वो जिसे ढूंढ रहा है वो हमें मिल गई है। अनिरुद्ध जी बोले, मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो मुझे नहीं मिला, पता नहीं कहाँ होगा मेरा कायरव। दीक्षा अपनी गोद में एक बच्चे को खिला रही थी और उसके पास कोई बैठा था जो उन दोनों को देख रहा था। दीक्षा बोली, मेरा बच्चा रोना नहीं, चुप हो जाओ, और इधर उधर घूमने लगी कि अचानक वो बच्चा उसकी गोदी से गिर गया। इसी से दीक्षा जोर से चीखकर उठ गई, उसका पूरा शरीर पसीने में लथपथ हो गया। वो उस बच्चे को याद करने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसका सिर में जोर से दर्द होने लगा, इसलिए उसने सब ख्यालों को झटका और दवा लेकर फिर से सो गई। सुबह दीक्षा उठी, वो फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर अपने पापा मम्मी के पास बैठ गई। दीक्षा बोली, गुड मॉर्निंग मम्मी। पापा अनिरुद्ध जी और अनामिका जी दोनों ने उसे गुड मॉर्निंग विश किया। अनिरुद्ध जी बोले, बेटा आज से तुम मेरे साथ ऑफिस संभालोगे? दीक्षा खुश होते हुए बोली, ठीक है पापा, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। इतना कहकर उसने नाश्ता किया और तैयार होने चली गई। अनामिका जी बोली, कल तो हो आई है मेरी बच्ची और आप आज से ही उसे काम पर लगा रहे हैं। अनिरुद्ध जी बोले, अगर वो बाहर नहीं जाएगी तो वो अपने काम कैसे करेगी, इसलिए काम करने दीजिए उसे, समझी रानी सा। और वैसे भी आज से 2 दिन बाद मुंबई में एक बिजनेसमैन की मीटिंग होगी, अगर उसमें हम सेलेक्ट हो गए तो हम कपूर इंडस्ट्री के बिजनेसमैन से मिल जाएंगे, क्योंकि कपूर इंडस्ट्री दुनिया में सबसे बड़ी है और उसके बाद सिंघानिया, लेकिन उसका सीईओ इंडिया में नहीं रहता है, पता नहीं क्यों। सिंघानिया के सीईओ से किसी भी बिजनेस मैंने नहीं देखा है, उसका मैनेजर ही सिंघानिया ग्रुप को समझता है, इसलिए हम कल मुंबई के लिए निकल जाएंगे। अनामिका जी बोली, इतनी जल्दी क्यों? कायरा भी क्या आपके साथ जाएगी? अनिरुद्ध जी बोले, हाँ वो भी हमारे साथ ही जाएगी। ऐसे ही आज का दिन पूरा बीत गया। सुबह दिल्ली सौजन बोला, अर्जुन हमें कल मुंबई के लिए निकलना होगा, कल हमारे बिजनेसमैन के साथ मीटिंग है, हम कल कोई एक को अपनी कपूर इंडस्ट्री में शामिल करना है। अर्जुन बोला, ठीक है हम कल ही चलेंगे। सौजन बोला, ठीक है, लेकिन अर्जुन बोला, लेकिन क्या? सौजन बोला, हमें आज ही चलना होगा। अर्जुन बोला, ठीक है हम आज ही मुंबई चलेंगे। राजस्थान में आज दीक्षा और अनिरुद्ध जी मुंबई जा रहे थे क्योंकि वहां बिजनेसमैन की मीटिंग होने वाली थी, उसमें कई राज्य के लोग आ रहे थे। अनिरुद्ध जी बोले, कायरा अगर हम इस कपूर इंडस्ट्री में मिल गए तो हमारा बिजनेस में काफी फायदा होगा। दीक्षा बोली, पापा हम पूरी मेहनत करेंगे और हम कल अच्छे से अपनी मीटिंग करेंगे। अनिरुद्ध जी बोले, ठीक है, फिर वो दोनों मुंबई के लिए निकल जाते हैं। मुंबई में जब अर्जुन होटल में पहुंचा तो वहां उसे एक अलग सा ही एहसास हुआ। उसने अपने आसपास देखा तो वहां कोई नहीं था, उसने अपने ख्यालों को झटका और आगे बढ़ गया। अचानक उसका फोन बजा। अर्जुन बोला, सौजन और मोहित तुम दोनों जाओ, मैं अभी आता हूं। अर्जुन ने फोन उठाया, उधर से आदित्य बोला, भाई वो आदि का एक्सीडेंट हो गया है और हम उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। अर्जुन ने जब सुना कि आदि का एक्सीडेंट हो गया है तो वो वहीं जम गया और चीखते हुए बोला, क्या? ... मैं अभी आता हूँ। और वो वहां से तुरंत वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गया। वह गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद दीक्षा अपने पापा के साथ गाड़ी से आई। अर्जुन और दीक्षा की गाड़ी एक पल को आमने सामने
से गुजरी दोनों को एक अलग सा ही एहसास हुआ। अर्जुन ने फिर से इधर उधर देखा पर उसे कोई नहीं दिखा तो उसने इन सवालों को झटका और अपनी गाड़ी पर चलाने पर ध्यान दिया। दीक्षा अपने मन में बोली, यह कैसा एहसास हुआ, हमें अभी ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। फिर वह भी अपने ख्यालों में से वापस आई और होटल पहुंच गई। उधर कार में अर्जुन ने अपने फोन से सौजन और मोहित को कॉल किया और बोला, मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, आदि का एक्सीडेंट हो गया है, तुम मीटिंग सामान लेना। और इतना कहकर उसने फोन काट दिया। सुबह मुंबई के मीटिंग हॉल में सब लोग इस मीटिंग में आ गए थे। मुंबई, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कई राज्य के भी लोग आए थे। सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जब दीक्षा मीटिंग हॉल में पहुंची तो सब लोग उसे देखने लगे क्योंकि यहाँ जाने पहचाने लोग आते थे, लेकिन पहली बार वो सब दीक्षा से मिल रहे थे। लेकिन उसके साथ में राजस्थान के राजा को देखकर सब लोग चुप हो गए। कुछ देर बाद मीटिंग रूम में दरवाजा खुला। सौजन और मोहित दोनों एक साथ अंदर आए और अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। अचानक सौजन की नज़र दीक्षा पर पड़ी तो उसने जोर से कहा, रैबिट। जब मोहित ने सौजन की मुंह से रैबिट सुना तो उसने दीक्षा को देखा और वो भी बोल पड़ा, दीक्षा। सब लोग उन दोनों को देखने लगे। जब उन दोनों को याद आया कि वो अभी कहाँ है तो वो दोनों चुप हो गए। सौजन ने सबसे सॉरी बोला और फिर मीटिंग शुरू हो गई। सब अपना अपना इंट्रोडक्शन देने लगे और अपनी अपनी मीटिंग देने लगे। जब राजस्थान के लोगों की बारी आई तो अनिरुद्ध जी ने दीक्षा को देखा और बोला, कायरा आप मीटिंग दे दो। दीक्षा ने अपने पापा की बात सुनकर मीटिंग के लिए खड़ी हो गई और उसने अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू कर दिया। वो बोली, हेलो एवरीवन, मेरा नाम कायरा सिंह राजवंश है। और फिर उसने मीटिंग देना स्टार्ट कर दी। सौजन और मोहित ने जब दीक्षा के मुंह से उसका नाम कायरा सिंह राजवंश सुना तो वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे पर उन्होंने कुछ नहीं कहा और मीटिंग कुछ देर बाद खत्म हो गई। सौजन बोला, हमें मिस काया का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा तो हम अपनी कंपनी में राजस्थान की कंपनी के साथ काम करेंगे। सब लोगों ने उन लोगों को बधाई दी और मीटिंग रूम से बाहर चले गए। दीक्षा और अनिरुद्ध जी भी मीटिंग रूम से बाहर चले गए। अब वहाँ सिर्फ मोहित और सौजन ही रह गए थे। सौजन ने अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन किया और बोला, मुझे मिस कायरा सिंह राजवंश की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। सौजन मोहित से बोला, हम ये बात अर्जुन को 1 घंटे बाद बताएंगे। मोहित बोला, ठीक है, और वह भी वहाँ से चले गए। 33 सौजन ने कहा, रैबिट का पता चल गया है, मेरे पेपर की डेट आगे बढ़ चुकी है तो मैं अब देर से एपिसोड अपलोड नहीं करगी। ओके, ये चैप्टर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। सौजन ने अर्जुन को फ़ोन लगाया तो अर्जुन ने फ़ोन नहीं उठाया तो वह लोगों ने सोचा कि हम दिल्ली जाकर ही बता देंगे कि दीक्षा मिल गई है। सुबह दिल्ली में सौजन और मोहित सीधे हॉस्पिटल में पहुंच गए। वो आदि को देखने गए थे। आदि के सिर पर पट्टी बंधी थी। सौजन आदित्य की तरफ देखकर बोला, ये सब कैसे हुआ? आदित्य बोला, जब हम अमेरिका से वापस आ रहे थे तब मुझे एक कॉल आ गया तो मैं बात करने लगा, लेकिन यह आदि भी गाड़ी से उतरने लगा कि पीछे से एक तेज गाड़ी आ रही थी, लेकिन ड्राइवर ने इसका हाथ पकड़कर खींच लिया। पर सब इतनी जल्दी हुआ कि आदि को सिर एक पत्थर से लग गया। मोहित बोला, ठीक है, आगे से इसका ध्यान रखना। फिर वो सब लोग कुछ देर बाद वापस अर्जुन के बिना आ गए क्योंकि जब से सौजन की मम्मी पापा की डेथ हुई थी तब से वो लोग अपने घर पर बहुत कम जाते थे। आदि को उसके कमरे में आराम करने को कहकर अर्जुन वापस हॉल में आ गया क्योंकि सौजन, मोहित, कुश और आदित्य सब हॉल में बैठे थे। अर्जुन बोला, बोलो क्या बात है? सौजन बोला, क्या तुमने राजस्थान के राजा अनिरुद्ध सिंह राजवंश को जानते हो? हम उनको अपनी कपूर इंडस्ट्री में साथ काम करने को कह दिया है और हमने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है। अर्जुन अपनी दोनों एम्ब्रोस मिलाकर बोला, क्या ये बात करने को तुमने मुझे यहाँ बुलाया? सौजन्य बोला, अरे नहीं यार, बात तो कुछ और ही है। अगर मैंने तुझे बता दी तो तू अभी राजस्थान के लिए निकल जाएगा। अर्जुन उसकी बातें सुनकर अपनी आंखें छोटी करके बोला, अगर तूने 1 मिनट में अपनी बात नहीं की तो तू अमेरिका ही कंपनी में जाने को तैयार रहना, फिर मुझसे कुछ नहीं कहना। सौजन ने जब अर्जुन की बात सुनी तो वो बहुत डर गया। सौजन बोला, वो राजस्थान के राजा अनिरुद्ध सिंह राजवंश की बेटी कायरा सिंह राजवंश ही हमारी रैबिट है। सौजन ने एक साथ में ही ये सब बोल दिया। जब अर्जुन ने सौजन के मुंह से रैबिट सुनो तो वो बोला, क्या दीक्षा मिल गई? मुझे पूरी बात बताओ, समझे? मोहित बोला, सर मतलब दीक्षा ही राजस्थान की राजकुमारी कायरा सिंह राजवंश है। वो 3 साल पहले हॉस्पिटल में राजस्थान के राजा अनिरुद्ध जी को मिली थी। फिर उन्होंने अर्जुन को सब कुछ बता दिया। जब अर्जुन ने सुना कि दीक्षा ठीक है तो वो बोला, ठीक है, हम आज ही राजस्थान दीक्षा को लेने चले रहे हैं। सौजन बोला, नहीं यार, रैबिट की याददाश्त चली गई है, उसे हमारे बारे में कुछ याद नहीं है तो वो हम लोगों को पहचान ही नहीं पाएगी। हमें शांति से काम लेना होगा। हमें कम से कम ये तो पता चल ही गया है कि वो बिल्कुल ठीक है, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। सौजन की बात सुनकर अर्जुन वहीं बैठ गया। अर्जुन बोला, लेकिन हम कुछ तो करना ही होगा। लेकिन क्या? राजस्थान में दीक्षा अपने कमरे की खिड़कियों से बाहर देख रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजा। दीक्षा ने जब फ़ोन पर देखा तो सार्थक नाम फ्लैश हो रहा था। दीक्षा ने खुश होते हुए फ़ोन उठाया। वो बोली, कितने दिन हो गए हैं, तुमने आज मुझे फ़ोन किया, तुम बहुत बुरे हो क्या? तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही? अब बोलो भी या नहीं? सार्थक बोला, अरे ... अरे
शांत हो जाओ यार, कितना बोलती हो। वो मेरा फ़ोन का रिचार्ज खत्म हो गया इसलिए फ़ोन नहीं किया। ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम कैसी हो और तुम्हें इंडिया में अच्छा लग रहा है क्या या लंदन की याद आ रही है। दीक्षा बोली मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ अच्छा भी लग रहा है, लेकिन तुम्हारी और सेम की याद आ रही है। सार्थक बोला कोई बात नहीं, हम दोनों कल इंडिया आ रहे हैं। वो कॉलेज की छुट्टी पड़ गई है तो हमने सोचा कि क्यों ना इस बार हम इंडिया घूम आए। दीक्षा बोली ये तो अच्छी बात है, मैं कल तुम दोनों को लेने आ जाऊंगी। ठीक है, सार्थक बोला ठीक है। कुछ देर बात करने के बाद दीक्षा ने फ़ोन काट दिया। दीक्षा अनामिका जी से बोली माँ कल मेरे दो दोस्त लंदन से आ रहे हैं, क्या वो हमारे महल में रह सकते हैं। अनामिका जी बोली कैसी बातें कर रही हो कायरा, अगर तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं तो तुम उन्हें होटल में क्यों रुकने दोगी जब हमारा महल इतना बड़ा है। दीक्षा बोली थैंक यू माँ और गले मिलकर अपने कमरे में भाग गई। अनामिका जी मुस्कुराकर बोली पागल लड़की, इतनी बड़ी हो गई है लेकिन हरकतें बच्चों जैसी है। फ्रांस में ब्लैक ईगल अपने फ़ोन में किसी की फ़ोटो देख रहा था कि उसके पास उसका एक आदमी आया, इसका नाम मास्क था। ब्लैक ईगल बोला क्या हुआ। मास्क बोला बॉस आज हमें मैम के बारे में पता चला है। ब्लैक ईगल बोला क्या पता चला है तुमको खुशी के बारे में। मास्क बोला बॉस वो अमेरिका के एक छोटे से गांव में रहती हैं। और ब्लैक ईगल बोला और क्या बोलो। मास्क बोला बॉस उनका एक बच्चा भी है जो लगभग 3 साल का होगा। ब्लैक ईगल बोला ठीक है, अमेरिका चलने की तैयारी करो और ये बात किसी को पता नहीं होनी चाहिए। मास्क ओके बॉस, लेकिन एक बात और है। ब्लैक ईगल क्या बात है। मास्क बॉस अब आप इंडिया जा सकते हैं क्योंकि टेररिस्ट अटैक से आपने इंडिया को बचाया है, इसलिए अब इंडिया में आप जा सकते हैं। ब्लैक ईगल बोला क्या सच में। ठीक है, आज से कुछ दिनों के बाद पूरी इज्जत के साथ मैं इंडिया जाऊंगा और मुझे कोई नहीं रोकेगा। आई एम कमिंग बैक टू इंडिया। दिल्ली में अर्जुन का फ़ोन बजा। अर्जुन ने फ़ोन उठाया। वो बोला क्या पता चला। लंदन में कायरा सिंह राजवंश के बारे में एक आदमी बोला मैम के दो दोस्त हैं, एक का नाम है सार्थक और लड़की का नाम सेम है। ये दोनों मैम के काफ़ी करीब है। लेकिन अर्जुन लेकिन क्या, आगे बोलो। आदमी बोला बॉस कल मैम के दोस्त इंडिया आ रहे हैं और हमें एक बात पता चली है कि मैम और सार्थक एक दूसरे को पसंद करते हैं। अर्जुन ने जब ये सुना कि उसकी दीक्षा किसी और से प्यार करती है तो वो गुस्से में बोला नजर रखो उन सब पर और फ़ोन काट दिया। अर्जुन खुद से बोला 3 साल बाद मिली हो मुझे, तुम अब दोबारा नहीं खो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए तुम सिर्फ मेरी हो। 34 तो तुम मुझे मिल गई खुशी। राजस्थान में सुबह दीक्षा जल्दी से उठी और बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद वो नीचे आकर बोली गुड मॉर्निंग माँ पापा। अनामिका जी और अनिरुद्ध जी दोनों एक साथ बोले गुड मॉर्निंग कायरा बेटा, और सब लोग मिलकर नाश्ता करने लगे। अनिरुद्ध जी बोले क्या बात है, आज कहीं जा रही हूँ कायरा। दीक्षा हाँ पापा, वो आज मेरे दोस्त आने वाले हैं तो उन्हें लेने जा रही हूँ। अनिरुद्ध जी हाँ, हमें बताया था आपकी माँ ने। ठीक है, लेकिन कार से चली जाना। पर कायरा तुम कार नहीं चला सकती हो क्योंकि तुम बहुत तेज कार चलाती हो और ये लंदन नहीं है बेटा, इंडिया है। दीक्षा मुंह बनाते हुए बोली ठीक है पापा, और कुछ देर बाद अपने दोनों दोस्तों को लेने एयरपोर्ट चली गई। एयरपोर्ट पर 2 लोग खड़े थे, वो किसी का इंतजार कर रहे थे। ये दोनों दीक्षा के दोस्त हैं। सैम बोली ये कायरा कहाँ है, पता नहीं कब आएगी। ये लड़की सैम थी, ये जीतने देखने में सुंदर थी, उतने ही अच्छे दिल की थी और काफी अच्छे परिवार से थी। सार्थक बोला पता नहीं कहाँ रह गई ये लड़की, कभी समय पर नहीं आती। ये है सार्थक, लंदन के बिजनेसमैन का बेटा। ये बहुत गुड लुकिंग है और काफ़ी अच्छा इंसान भी। इसने आज तक किसी लड़की को उसके बिना इजाज़त के छुआ भी नहीं, हालांकि इसके पीछे हजारों लड़कियां पड़ी हैं। लेकिन इसने जब कायरा को देखा तब से उसी से प्यार करने लगा और जब इसने कायरा को प्रपोज किया तो कायरा भी मान गई। लेकिन इन दोनों को ये नहीं पता था कि सैम सार्थक को पसंद करती है। लेकिन जब उसको ये पता चला कि कायरा और सार्थक दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ये पीछे हट गई, क्योंकि ये अपनी इतने प्यारे दोस्तों को खोना नहीं चाहती थी। पीछे से दीक्षा आते हुए बोली कभी नहीं सुधर नहीं सकते तुम दोनों, मेरे पीछे मेरी बुराई कर रहे हो। सैम थोड़ी गुस्से में बोली मैडम बहुत जल्दी आ गई, आप लाओ मैं आपकी आरती उतारे। सार्थक बीच में ही बोला शांत हो जाओ तुम दोनों, चलो बहुत देर से खड़े हैं हम यहाँ। दीक्षा ने पहले सार्थक को गले लगा और फिर सैम को और वहां से चली गई। लेकिन इधर अर्जुन गुस्से में उबल रहा था क्योंकि उसने अपने एक आदमी से वीडियो कॉल करने को कहा था। जब उसने दीक्षा को किसी दूसरे से गले मिलते देखा तो वो गुस्से में उबल रहा था। उसका बस चलता तो वो सार्थक को कहीं दूसरी दुनिया में भेज देता ताकि वो कभी वापस नहीं आ सके। दिल्ली में अर्जुन बहुत गुस्से में था कि किसी का कॉल आया। ये वही आदमी था जिसको अर्जुन ने दीक्षा यानी कि कायरा के बारे में पता लगवाने को कहा था। अर्जुन ने फ़ोन उठाया, उधर से आवाज़ आई बॉस वो मैम के बारे में कुछ और भी पता चला है। सार्थक ने कभी भी मैम को किस तक नहीं किया जबकि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन कायरा मैम ने आज तक सार्थक को खुद को छूने भी नहीं दिया। ये बात हमें मैम की कॉलेज से पता चली। अर्जुन ने जब उसकी बात सुनी तो उसका गुस्सा बिल्कुल खत्म हो गया क्योंकि वो इस बात पर बहुत खुश हो गया कि उसकी दीक्षा को किसी ने छुआ भी नहीं। अमेरिका में
ब्लैक ईगल ने पता लगा लिया था कि खुशी कहाँ है। ब्लैक ईगल अमेरिका पहुंच गया था। उधर खुशी एक पेंटिंग बना रही थी कि अचानक उसके पास एक लगभग 3 साल का बच्चा आया। वो बोला, मॉम क्या आपने नहीं कहा था कि आज हम कहीं घूमने चलेंगे? खुशी अमेरिका में रहती थी। वो बहुत सुंदर पेंटिंग बनाकर बेचती थी और वहाँ के बच्चों को फाइटिंग सिखाती थी। उसका एक छोटा सा घर भी था। वो बहुत मेहनत करती थी क्योंकि वो अपने बच्चे को एक अच्छा सा जीवन देना चाहती थी। खुशी, सॉरी अहिल बेटा, मॉम भूल गई, हम अभी चलते हैं। फिर वो दोनों घूमने चले जाते हैं। खुशी बोली, अहिल बेटा क्या चाहिए आपको? अहिल खुशी के बेटे का नाम है, ये 3 साल का है। अहिल बचपन से ही अमेरिका में पला बड़ा है। वो बहुत तेज है। अहिल कहने को 3 साल का है पर वो बाकी बच्चों से बहुत अलग है। अगर कोई उसकी आंखों में देख ले तो एक पल में वो डर जाएगा। खुशी बोली, अहिल हम मॉल चलते हैं, तुम कुछ ले लेना और मुझे पेंटिंग के लिए कुछ रंग लेने हैं। वो दोनों शॉपिंग करने लगते हैं कि वहां पर बहुत सारे काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड आ गए और उनके बीच में से ब्लैक ईगल आया। वो बहुत हैंडसम लग रहा था लेकिन अगर कोई उसे देख ले तो देखते ही डर जाए। जब सबने उसको देखा तो वो सब बहुत डर गए। वहां का मैनेजर जल्दी से आया। वो सिर झुकाकर डरते हुए बोला, यस सर, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? ब्लैक ईगल बोला, यहाँ के सभी लोगों को बाहर निकालो। मैनेजर जल्दी से बोला, यस सर, हम अभी करते हैं, और सबको बाहर निकलने लगते हैं। जब उनके सामने एक बच्चा आता है तो मैनेजर बोला, बेटा आप यहाँ से चले जाओ। जब अहिल ने अपनी आंखों से सामने देखा तो एक पल को मैनेजर डर गया। अहिल अपनी कड़क आवाज में बोला, मेरी मॉम कपड़े चेंज करने गई हैं तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उस बच्चे को इतना कहते देख कि वो यहाँ से नहीं जाएगा। मैनेजर ने अपने एक गार्ड को बुलाया और कहा कि तुम वो बच्चे को यहाँ से लेकर जाओ, पर अहिल वहाँ से भाग गया। मैनेजर बोला, पकड़ो उस बच्चे को। गार्ड उस बच्चे के पीछे पड़ने भागने लगी। वो बच्चा जाकर ब्लैक ईगल के सामने खड़ा हो गया। गार्ड जैसे ही उसे पकड़ने आया कि ब्लैक ईगल ने उसे वही रोकने का इशारा किया और उस बच्चे को देखने लगा, लेकिन वो बिल्कुल उसी की तरह लग रहा था। ब्लैक ईगल अपनी तेज आवाज में बोला, क्या नाम है तुम्हारा? अहिल। अहिल नाम है मेरा और मैं यहाँ अपनी मॉम के साथ आया हूँ। ब्लैक ईगल के बॉडीगार्ड उस बच्चे को देखकर चौंक गए क्योंकि आज एक 3 साल का बच्चा उसके बॉस से बिना डरे बात कर रहा था। ब्लैक ईगल अपने आप में बोला, ये बच्चा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई। वो बोली, अहिल आप यहाँ हैं, मैंने आपको हर जगह ढूंढा, पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। ब्लैक ईगल ने जब सामने देखा तो वो चौंक गया क्योंकि सामने खुशी खड़ी थी। लाल रंग की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। वो बहुत सुंदर लग रही थी। अहिल बोला, सॉरी मॉम, वो मैं तो। खुशी बीच में ही बोली, चलो अब यहाँ से, और जाने लगी लेकिन पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब खुशी ने पीछे मुड़कर देखा तो ब्लैक ईगल था। आपका सामान? खुशी ने सामान लिया और थैंक यू कहकर वहां से जाने लगी। अहिल ने घुरकर ब्लैक ईगल को देखा और चला गया। ब्लैक ईगल बोला, तो तुम मिल गई मुझे, अब तो तुम सिर्फ ब्लैक ईगल की ही हो। 35 आदि का एक्सीडेंट हो गया। राजस्थान में ऐसे ही 2 दिन बीत गए। सैम बोली, चलो कहीं घूमने चलते हैं, मैंने सुना है कि यहाँ घूमने लायक काफी अच्छी जगह है, तो चलो कहीं घूमने चलते हैं। सार्थक, हाँ कायरा, 2 दिन हो गए हैं हमें इंडिया आए हुए, चलो कहीं घूमने चलते हैं। दीक्षा, अच्छा ठीक है, हमें माँ पापा से बात करते हैं। और वो तीनों नाश्ता करने चले गए। दीक्षा बोली, पापा क्या हम कहीं घूमने जा सकते हैं? हमारा मतलब है कि राजस्थान से बाहर, हम कल शाम तक वापस आ जाएंगे। अनुरुद्ध जी, लेकिन बेटा ऐसे अचानक क्यों घूमने का सोचा, वो भी राजस्थान से बाहर? दीक्षा अनामिका जी की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज मम्मी मान जाए, और मैं अकेली थोड़ी ना जा रही हूँ, सैम और सार्थक भी तो होंगे। अनुरुद्ध जी, ठीक है बेटा, लेकिन अपना ख्याल रखना। अनुरुद्ध जी को नहीं पता था कि दीक्षा दिल्ली घूमने जा रही है, नहीं तो वो उसे वहां बिल्कुल नहीं जाने देते। कुछ देर बाद वो तीनों एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं क्योंकि दीक्षा ने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया था। करीब 2 घंटे बाद वो लोग दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में दीक्षा और उसके दोनों दोस्त दिल्ली घूमने आए थे। दीक्षा बोली, पहले हम होटल चलते हैं, फिर कहीं घूमने चलेंगे। सब लोग होटल पहुंच गए। कुछ देर आराम करने के बाद वो लोग दिल्ली के सबसे बड़े मॉल में थे। सार्थक, ये मॉल कपूर इंडस्ट्री का है और इंडिया में उनकी काफी सारे मॉल और होटल और भी बहुत कुछ कपूर इंडस्ट्री का है। सैम, क्या बात कर रहे हो? मुझे नहीं पता था कि ये मॉल भी कपूर इंडस्ट्री का होगा। सार्थक बोला, दुनिया में सबसे बड़ी कपूर इंडस्ट्री है, मैंने सुना है कि लोग मिस्टर कपूर के नाम से ही डर जाते हैं। दीक्षा बोली, तुम लोग यहाँ घूमने आए हो या बिजनेसमैन बनने? चुपचाप घूमो, समझे? दीक्षा की बात सुनकर दोनों चुप हो गए। काफी समय बाद वो लोग वापस होटल आ गए, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने लगे कि दीक्षा बोली, अरे यार, मैं अपना फोन और पर्स मॉल में ही भुलाई हूँ, उसमें सब कार्ड्स भी है, मुझे जाना होगा। सार्थक बोला, रुक मैं भी चलता हूँ। दीक्षा बोली, नहीं, मैं होटल की कार से चली जाऊंगी और कुछ देर बाद वापस आ जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। और वापस मॉल जाने लगी। कुछ देर बाद वो मॉल पहुंच गई। उसने अपना सामान लिया और मॉल से होटल जाने लगी। दीक्षा कार बहुत तेज चला रही थी कि अचानक एक सामने से आते हुए बच्चे का कार से एक्सीडेंट हो गया। दीक्षा ने जल्दी से कार से बाहर आ निकली। उसने देखा कि वो बहुत छोटा बच्चा था और उसका काफी खून बह रहा था। दीक्षा ने उसे अपनी गोद में उठाया और हॉस्पिटल के लिए चली गई। हॉस्पिटल में
दीक्षा ने उस बच्चे को जल्दी में हॉस्पिटल में एडमिट कराया। डॉक्टर ने जल्दी से उसका इलाज करना शुरू कर दिया। एक डॉक्टर दीक्षा के पास आई और बोली, क्या बच्चे के घर से कोई आया है? दीक्षा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। डॉक्टर फिर से बोली, देखिए बच्चे का खून काफी निकल गया है, तो हमें बच्चे के लिए खून चाहिए। दीक्षा इतना डर गई कि जो भी डॉक्टर बोल रही थी वो हाँ में सिर हिला दे रही थी। दीक्षा जल्दी से बोली, ठीक है डॉक्टर, मैं खून दूंगी, आप चिंता मत करो। इतना कहकर दीक्षा डॉक्टर के पीछे पीछे रूम में चली गई। उसने देखा कि वो बच्चा बेड पर लेटा हुआ था। वो बहुत क्यूट था, लेकिन उसके सिर में हाथ और पैर में पट्टी बांधी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। दीक्षा ने उसे अपना खून दिया और खुद उसके पास आकर बैठ गई। वो बच्चा और कोई नहीं आदि था, जो आदित्य के साथ मॉल घूमने आया था, लेकिन उसकी कार खराब हो गई थी तो आदित्य कार ठीक करने में बिजी हो गया। उसको तो पता भी नहीं था कि आदि वहां से कब भाग गया था। दीक्षा ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया तो उसके दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई। उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। वो, सॉरी बच्चा, आपको मेरी वजह से इतनी चोट आई है। कुछ देर बाद आदि को होश आया। उसने अपने आसपास देखा तो उसे सामान्य दीक्षा दिखाई दी। उसे लगा कि वो सपना देख रहा है, इसलिए उसने अपना हाथ उठाया, लेकिन तेज दर्द के कारण उनकी चीख निकल गई। आवाज सुनकर दीक्षा ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। वो बोली, क्या हुआ बच्चा, क्या आप ठीक हो और आपका नाम क्या है? आदि ने जब देखा कि वो सपना नहीं देख रहा तो वो बहुत खुश होते हुए बोला, मम्मा आपको पता है मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन अब आप हो मेरा ख्याल रखने के लिए। दीक्षा ने जब खुद को मम्मा सुना तो वो बोली, बच्चा मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ, लेकिन आपको मेरी वजह से इतनी चोट लगी है तो मैं वादा करती हूँ कि तुम मुझे जो सजा दोगे मैं मान लूंगी। आदि उसकी बात सुनकर उदास हो गया। उसने अपने पापा और सौजन अंकल को अपनी मम्मा के बारे में बात करते हुए सुन लिया था, इसलिए उसको पता चल गया था कि उसकी मम्मा की याददाश्त चली गई है। आदि बोली, सॉरी, लेकिन क्या मैं आपको एंजल कह सकता हूँ? दीक्षा बोली, बिल्कुल, आप मुझे कुछ भी कह सकते हो, लेकिन बच्चा अभी तक आपने अपना नाम नहीं बताया। आदि बोला, आदि नाम है मेरा। उधर अर्जुन को पता चल गया था, इसलिए वो जल्दी से हॉस्पिटल में पहुंच गया, लेकिन उसे को एक अजीब सा एहसास हुआ। वो अपने मन में बोला, ये कैसा एहसास है, पर उसने इन सब ख्यालों को झटका और दौड़कर अंदर कमरे में चला गया। उसने आदि को देखा और उसके पास आकर बोला, कैसे हो? आदि मासूमियत से बोला, मैं ठीक हूँ पापा। अर्जुन बीच में ही बोला, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? मैं अभी पता लगाने को कह रहा हूँ और अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन करने ही वाला था कि पीछे से दीक्षा बोली, सॉरी, मेरी वजह से आपके बच्चे को चोट लगी है, लेकिन मैं आपके बच्चे के सारे हॉस्पिटल के रुपए देने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन ने जब आवाज सुनी तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो दीक्षा को देखकर चौंक गया। अर्जुन ने फिर से आदि को देखा तो आदि ने अपनी पलकें नीचे कर ली। अर्जुन को पता चल गया कि दीक्षा आदि को नहीं पहचान पाई। उनके दिल में एक दर्द हुआ, लेकिन वो फिर खुश था कि 3 साल बाद वो दीक्षा को फिर से देख पाया। अर्जुन दीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, जब आपने ये गलती की है मिस कायरा सिंह राजवंश, तो सजा को भी तैयार रहो। जब दीक्षा ने अपना पूरा नाम सुना तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। अर्जुन उसको देखकर समझ गया, इसलिए वो उसकी तरफ आते हुए बोला, क्या हुआ मिस राजवंश? अच्छा, यही कि मैं आपको कैसे जानता हूँ? दीक्षा बोली, जी, आप हमारे बारे में सब कुछ कैसे पता चला? 36 साहिल इज किडनैप। मुझे पता है कि मैं समय पर एपिसोड अपलोड नहीं कर पा रही हूं, पर मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे 12th क्लास प्री बोर्ड के पेपर कल से शुरू हैं और वो 17 तारीख तक खत्म होंगे, तो मैं प्री बोर्ड की तैयारी कर रही हूं, इसलिए सॉरी। पेंसिव फेस, अगर मुझे समय मिला तो मैं एपिसोड अपलोड जरूर करूंगी, आई प्रॉमिस। कुछ लोग कहते हैं कि मैं कहानी में ज़्यादा रोमांस नहीं बताती हूँ, पर मुझे ज़्यादा रोमांस के बारे में नहीं पता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैंने दूसरी कहानी लिखी है तो आप लोग प्लीज़ उसे जरूर पढ़ें। डेविल से प्यार, पॉकेट नॉवेल्स पर फोल्डेड हैंड्स एंड सॉरी वंस अगेन। अर्जुन उसके पास आते हुए बोला, वो क्या है ना मिस राजवंश की, आपने काम ही ऐसा किया है, और वैसे भी अर्जुन कपूर को अगर कोई इंसान के बारे में पता करना हो तो वो पूरे दुनिया में भी क्यों ना छुप जाए, मैं उसे वहां से भी खोज लूंगा। दीक्षा ने उसका नाम सुना तो वो और डर गई। वो बोली, आप हमें जो सजा देना चाहते हैं हम तैयार हैं। अर्जुन उसे देखकर एक कुटिल मुस्कान देते हुए बोला, ठीक है कि तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला। एक लड़का दौड़कर आया और उसने दीक्षा को अपने गले से लगा लिया। अर्जुन की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो जैसे ही आगे को हुआ कि पीछे से आदि ने उसको आवाज दी तो वो वहीं रुक गया। सार्थक दीक्षा से अलग होते हुए बोला, कहाँ थी तुम कायरा? पता है हम तुम्हारा होटल में कब से इंतजार कर रहे थे। जब काफी देर बाद तुम नहीं आई तो हम तुमको ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए, और फिर से सैम भी अंदर आ गई। जब सैम ने सामने अर्जुन को देखा तो वो डर गई और डरते डरते हुए बोली, अर्जुन कपूर। सार्थक ने सैम के मुंह से अर्जुन कपूर का नाम सुना तो उसने भी उधर देखा जहां अर्जुन खड़ा था। वो उसको ही गुस्से से घूर रहा था, जैसे अभी खा ही जाएगा। सार्थक तो उसकी आंखें देखकर ही डर गया। दीक्षा आगे आते हुए बोली, वो मिस्टर कपूर के बेटे का एक्सीडेंट हो गया, वो भी मेरी कार से। फिर उसने सब कुछ बता दिया। दीक्षा फिर से बोली, मिस्टर कपूर, हम सब आज यहाँ घूमने आए थे, लेकिन मेरी वजह से आप इन दोनों को कुछ मत करना, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अमेरिका में
आज खुशी अपनी बनाई पेंटिंग को बेचने एक होटल में आई थी। वो अब होटल से जाने लगी क्योंकि अब काफ़ी रात हो चुकी थी। खुशी ने अहिल के लिए एक नैनी रखी थी जो अगर खुशी घर पर नहीं होती तो वो नैनी अहिल का ख्याल रखती। तभी उसके फ़ोन पर किसी अनजान नंबर से मैसेज आया। जब खुशी ने वो मैसेज देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो तेज़ी से वहाँ से चली गई जहाँ उसे मैसेज में पता था। जल्दी ही वो एक बड़े से बिला के सामने खड़ी थी। वो अंदर जाने लगी कि सामने खड़े गार्ड ने उसे रोक लिया। गार्ड बोला, जी कहिए क्या काम है आपको? खुशी बोली, मुझे मिस्टर सिंघानिया से मिलना है। गार्ड ने जब सुना कि ये लड़की उनके बॉस से मिलने आई है तो गार्ड ने एक दूसरे गार्ड की तरफ देखा। गार्ड खुशी को रोकने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई, आने दो मैडम को, और खुशी अंदर चली गई। गार्ड बोला, ये बॉस के मैनेजर खुद इस लड़की को यहाँ लेने आए हैं। दूसरा गार्ड बोला, पता नहीं क्या बात है, खैर हमें क्या। मैनेजर बोला, मैं सिंघानिया कंपनी का मैनेजर रोहित हूँ, आप मुझे रोहित कह सकती हैं। खुशी बोली, मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है। खुशी जब अंदर गई तो वो बोली, आप? क्योंकि सामने ब्लैक ईगल बैठा था। ब्लैक ईगल बोला, क्या बात है मिस खुशी खन्ना, हम फिर मिल रहे हैं। मैनेजर वहां से चला गया। खुशी बोली, देखो मेरे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने उसे किडनैप कर लिया। ब्लैक ईगल खड़े होकर उसके पास आते हुए बोला, उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन मुझे तुम पसंद हो इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। खुशी उसकी बातें सुनकर गुस्से में बोली, देखो मेरे बच्चे को छोड़ दो तुम, और तुम्हें क्या चाहिए। ब्लैक ईगल उसके बिल्कुल पास आ गया था। अब उन दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर आ रही थी। खुशी पीछे जाने लगी कि ब्लैक ईगल ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। वो बोला, तुम चाहिए मुझे। खुशी उसके पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, भूल जाओ और मुझसे दूर रहो, समझे। मुझे नहीं पता था कि मिस्टर सिंघानिया तुम हो और तुम ही मेरे बच्चे का किडनैप किया है। देखो उसे छोड़ दो। ब्लैक ईगल ने अपना फ़ोन निकाला। उसने किसी को फ़ोन किया। वो बोला, उस बच्चे को खत्म कर दो। जैसे ही खुशी ने उसकी बात सुनी वो बोली, नहीं नहीं, उसे कुछ मत करना, मैं तैयार हूँ, तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। ब्लैक ईगल ने जब उसकी बात सुनी तो वो बोला, ठीक है, और फ़ोन काट दिया। लेकिन ब्लैक ईगल ने अहिल को कुछ नहीं किया था। वो तो बस खुशी को अपना बनाना चाहता था क्योंकि उसको पता था कि अहिल उसी का बेटा है। ब्लैक ईगल बोला, ठीक है। फिर उसने दोबारा किसी को फ़ोन किया। वो बोला, पेपर लेकर आओ। मैनेजर रोहित जल्दी से एक पेपर हाथ में लेकर आया और वो पेपर खुशी को तरफ कर दिया। खुशी ने जब वो पेपर देखे तो उसकी आंखें और बड़ी हो गई। इंडिया में। अर्जुन बोला, ठीक है आप लोग जाओ, लेकिन जब भी मैं मिस राजवंश को कॉल करूं वो मुझे आधे घंटे के अंदर मेरे सामने चाहिए। जब दीक्षा ने उसके बात सुनी तो वो वही जम गई। सैम ने उसका हाथ पकड़ा और बाहर ले जाने लगी। जब वो लोग हॉस्पिटल के बाहर आ गए तब दीक्षा को होश आया। सैम दुखी होते हुए बोली, अब पता नहीं क्या करेंगे मिस्टर कपूर। यार पूरे इंडिया में तुमको उन्हीं का बच्चा मिला था चोट पहुंचाने को। दीक्षा डरते हुए बोली, मुझे क्या पता था कि वो बच्चा कपूर परिवार से होगा, लेकिन कितना क्यूट था ना। सार्थक, कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम अपने मम्मी पापा को क्या कहोगी, क्योंकि जब उनको पता चलेगा कि तुमने क्या किया है तो वो क्या कहेंगे। दीक्षा, देखते हैं कि आगे क्या होगा, चलो पहले होटल चलते हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया है। फिर वह तीनों होटल के लिए निकल जाते हैं। उधर सिद्धि अपने कॉलेज से घर जा रही थी कि उसके सामने एक रोल्स रॉयल कार आकर रुकी। उसमें से कुश बाहर निकला। जब सिद्धि ने कुश को देखा तो उसको उस दिन कुश का गुस्सा याद आ गया और वो पीछे हो गई। कुश उसके पास आकर बोला, चलो। सिद्धि बोली, कहाँ जाना है कुश, तुम्हें याद नहीं? चलो मैं याद दिलाता हूँ कि अब हमारी शादी हो गई है तो तुम मेरी पत्नी हो। 37 DNA रिपोर्ट और शादी के पेपर। सिद्धि बोली, मैंने पहले ही कहा था कि हमारी बीच कभी पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं हो सकता, इसलिए कोई किसी की मांग भर लेने से किसी का पति नहीं बन जाता, और तुम्हारी जगह कोई और भी मेरी मांग। वो इतना ही बोल पाई थी कि अचानक कुश ने अपने होंठ सिद्धि के होंठ पर रख दिया और किस करने लगा। सिद्धि उससे छूटने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन कुश बहुत टाइट से सिद्धि को पकड़े हुए था। कुश उसे किस करते हुए जैसे उसको सजा दे रहा था, वह उसको वाइट भी कर रहा था। करीब 20 मिनट बाद उसने उसको छोड़ दिया। कुश गुस्से में बोला, तुम्हें क्या लगता है कि शादी ऐसे नहीं होती? चलो ठीक है, मैं अभी बताता हूँ। फिर उसने सिद्धि का हाथ पकड़ा और उसे कार में बिठा दिया और बाहर से कार लॉक कर दी। सिद्धि बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बाहर नहीं जा पा रही थी। दूसरी तरफ से कुश कार में बैठा और उसने किसी को कॉल किया कि 20 मिनट में सारा काम हो जाना चाहिए। करीब 20 मिनट में कुश मंदिर पहुंच गया। उसने सिद्धि को अपनी गोद में उठा लिया और मंदिर के अंदर ले जाने लगा। सिद्धि उससे छूटने की लाख कोशिश करती रही, लेकिन वो उससे नहीं छूट पा रही थी। वो बोली, देखो मुझे छोड़ दो, तुमको तो बहुत लड़कियां मिल जाएंगे, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन कुश ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और मंदिर पहुंच गया। वहां पहले से ही शादी की सारी तैयारियां हो गई थी। कुश बोला, पंडित जी मंत्र शुरू करो। सिद्धि उससे छुटने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन कुश उसकी बातें ही नहीं सुन रहा था। पंडित जी बोले, बेटा जबरदस्ती शादी नहीं करते। कुश गुस्से में बोला, जितना कहा जाए उतना करो समझे, वरना। उसने अपनी गन निकाली।
जब पंडित जी ने देखा तो वो डर गए और शादी के मंत्र जल्दी जल्दी पढ़ने लगे। पंडित जी बोले, फेरों के लिए खड़े हो जाए। कुश खड़ा हो गया लेकिन सिद्धि खड़ी नहीं हुई तो कुछ नहीं, उसको फिर से अपनी गोदी में उठा लिया और फेरे लेने लगा। सिद्धि बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन अब उसने भी हार मान ली। फेरे पूरे होते ही कुश ने उसकी मांग फिर से भर दी और उसके गले में मंगलसूत्र पहना दिया। पंडित जी बोले, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों एक दूसरे के पति पत्नी हुए। कुश ने देखा कि सिद्धि कुछ नहीं बोल रही है, इसलिए उसने उसको दोबारा गोदी में उठाया लिया और कार में बैठा दिया। कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंच गया क्योंकि जब से उसकी मम्मी पापा की मौत हुई थी तब से सौजन बहुत कम खन्ना हाउस आता था। कुश उसको अपने कमरे में ले गया। उसने उसको बेड पर बैठा दिया। जैसे ही सिद्धि को कुछ होश आया वो बोली, बहुत शौक है ना आपको शादी करने का। ठीक है, मैं कभी आपको अपना पति नहीं मानूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं तुमको कभी पति नहीं मानूंगी। कुश उसकी बातें और नहीं सुन सकता था, इसलिए वो वहां से बाहर चला गया। हॉस्पिटल में अर्जुन आदि के पास बैठा था और डॉक्टर आदि का चेकअप करके चला गया। कुछ देर बाद दवा का असर आदि पर होने लगा तो वो सो गया। अब वहां अर्जुन अकेला रह गया था कि पीछे से दरवाजे खुलने की आवाज आई। अर्जुन ने पीछे देखा तो वहां कुश खड़ा था। वो चुपचाप उसके पास आकर बैठ गया। अर्जुन बोला, क्या बात है कुश, आपको कैसे पता कि मैं कुछ कहने आया हूँ? अर्जुन, मुझे पता है कि तुम अपनी बात सौजन को ठीक से नहीं कह पाते और मैं तुम्हारी बात समझ जाता हूँ। कुश, मैंने शादी कर ली। अर्जुन शांत रहा, फिर वो बोला, पहले पूरी बात बताओ। कुश ने उसको गाड़ी में एक्सीडेंट से लेकर मंदिर में शादी तक की सारी बात बता दी। अर्जुन, ठीक है, मैं सौजन से बात कर लूंगा और सिद्धि से प्यार से बात करो, कुछ दिन बाद वो तुम्हें समझने लगेगी। कुश, धन्यवाद भाई। अब आदि कैसा है और आप भाभी को कैसे अपने पास कैसे रखेंगे? अर्जुन, आदि अभी दवा लेकर सो गया है और रही बात दीक्षा की तो वो किसी और से प्यार करती है। कुश, क्या लेकिन? अर्जुन, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ भी करके आदि की मम्मा को उससे दूर नहीं जाने दूंगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। अमेरिका में खुशी पेपर पढ़कर बोली, लेकिन तुम मुझसे शादी करना क्यों चाहते हो? मेरा तो एक बेटा भी है और मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसके पापा कौन है। ब्लैक ईगल, तुम चिंता मत करो क्योंकि उसका पापा और कोई नहीं, मैं हूँ। खुशी, तुम मुझसे मजाक मत करो, समझे? मैं क्या तुम्हें पागल लगती हूँ कि जो तुम्हारी बातों पर मैं मान जाऊंगी? ब्लैक ईगल ने एक और पेपर उसके पास रख दिया। खुशी ने जैसे ही पेपर देखा तो वो वही जम गई। ब्लैक ईगल बोला, अब शादी के पेपर पर साइन करो। खुशी गुस्से में बोली, मैं साइन नहीं करूंगी, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी और मैं तुमसे शादी तो बिल्कुल नहीं करूंगी। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी कि ब्लैक ईगल ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसके कमर पकड़ते हुए बोला, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करी तो तुम्हारा बच्चा, एक मिनट, अब तो वो हमारा बच्चा है तो वो मेरे पास रहेगा और ब्लैक ईगल को ना सुनने की आदत नहीं है, तो चुपचाप साइन करो नहीं तो। खुशी ने जब ब्लैक ईगल नाम सुना तो वो बहुत डर गई। वह डरी सी आवाज में बोली, क्या मतलब? ब्लैक ईगल और मिस्टर सिंघानिया दोनों एक ही है? ब्लैक ईगल बोला, साइन करो। खुशी उसकी तेज आवाज से और डर गई। वो अपने बच्चों से दूर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि ब्लैक ईगल कुछ भी कर सकता था, इसलिए उसने सिग्नेचर कर दिए। ब्लैक ईगल, चलो, खुशी बोली, लेकिन अहिल, मुझे वो इतना ही बोल पाई थी कि ब्लैक ईगल बीच में ही बोल पड़ा, तुम चिंता मत करो, वो घर पर पहले से पहुंच गया है। फिर उसने ब्लैक ईगल को कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसके पीछे चल दी। वो लोग कुछ देर में ही ब्लैक ईगल के बिला पहुंच गए। वो लोग अंदर जाने लगे। खुशी बिला देखकर हैरान नहीं हुई क्योंकि उसका घर भी और अर्जुन का घर भी काफी बड़ा था, इसलिए वो चुपचाप अंदर जाने लगी। अहिल ने पूरा घर अपने सिर पर उठा लिया था। वो बार बार यही बोल रहा था, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है, लेकिन जब उसने सामने खुशी को देखा तो वो उसके पास गया। अहिल बोला, मम्मा हम यहाँ क्यों हैं और आप? लेकिन जैसे ही उसने पीछे ब्लैक ईगल को देखा तो वो खुशी से बोला, मम्मा आप जाओ, मुझे अकेले में इनसे बात करनी है। घर के सारे नौकर इस 3 साल के बच्चे को देखकर हैरान हो गए। वो ब्लैक ईगल से बात करना चाहता था, वो भी अकेले में, लेकर उनको कहाँ पड़ा था कि वह है तो ब्लैक ईगल का ही बेटा। ब्लैक ईगल उसके साथ चला गया कमरे में। दोनों राजा की तरह सोफे पर बैठे थे। आहिल बोला, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप मेरी मम्मा के पीछे क्यों पड़े हैं? ब्लैक ईगल बोला, क्योंकि वो मेरी पत्नी है और तुम मेरे बेटे हो। आहिल बोला, क्या मैं आपको बच्चा लग रहा हूँ कि जो आप कहेंगे और मैं मान लूंगा? क्या सबूत है आपके पास? ब्लैक ईगल उस छोटे से बच्चे को देखकर हैरान था, पर फिर उसने सोचा कि बेटा तो उसी का है। ब्लैक ईगल ने एक फोन किया। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला तो मास्क कुछ पेपर लेकर खड़ा था। ब्लैक ईगल ने पेपर लिए और उसको जाने का इशारा किया और आहिल को वो पेपर दे दिए। अहिल बचपन से ही अमेरिका में पला बड़ा था तो उसको इंग्लिश काफ़ी अच्छे से आती थी। जब अहिल डीएनए रिपोर्ट पढ़ी और उसके बाद शादी के पेपर पढ़े तो वो बोला, अगर आप मेरे पापा हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपने मेरी मम्मा को परेशान किया तो वो इतना कहकर कमरे से चला गया। 38 आफ्टर ऑल आई एम योर वाइफ। इंडिया में सुबह
अर्जुन देर रात तक जागता रहा, इसलिए वो वही सोफे पर सो गया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और दीक्षा अंदर आई। उसने इन दोनों लोगों को देखा जो आराम से सो रहे थे, लेकिन दीक्षा के मन में एक अजीब सी खुशी हुई। वो आदि के पास गई और उसके सामने बैठ गई। उसको पता नहीं क्या हुआ कि उसका हाथ आदि के बालों पर चला गया और वो प्यार से उसके सिर पर सहलाने लगी कि तभी पीछे से डॉक्टर आते हुई बोली, अरे मैम, आप तो शायद वही हो जिसने आदि को खून दिया था। शायद ये आपका बच्चा है, इसलिए तो आप दोनों का ब्लड मैच हो गया। दीक्षा कुछ बोलने को हुई कि पीछे से अर्जुन बोला, तुम यहाँ? दीक्षा अर्जुन की आवाज़ सुनकर डर गई। वो बोली, मैं आदि को देखने आई थी, लेकिन मैं आदि को परेशान नहीं करूंगी। डॉक्टर आदि का चेकअप करके चली गई। अर्जुन बोला, इधर आओ मिस राजवंश। दीक्षा डरते डरते उसके पास गई और उसके सामने खड़ी हो गई। अर्जुन बोला, इन पेपर पर साइन करो। दीक्षा ने जब पेपर पढ़े तो वो बोली, ठीक है, मैं आदि की केयर करने को तैयार हूँ जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। उसने उनके पेपर सनीचर कर दिए। वो बोली, लेकिन अर्जुन उसको देखकर समझ गया कि वो क्या बोलेगी। फिर वह बोला, ठीक है, तुम अपने घर जा सकती हो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है, तब तक आदि भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा। दीक्षा बोली, ठीक है। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी कि पीछे से आदि बोला, एंजल, आप मुझे से बिना मिले ही चली जाओगी? दीक्षा पीछे मुड़कर बोली, नहीं, वो तो मैं। अर्जुन बीच में बोला, वो आपके लिए नाश्ता लेने जा रही है। दीक्षा ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और बोली, हाँ, वो मैं अभी लेकर आती हूँ। आदि बोला, नहीं, आप कहीं नहीं जाओगे, कोई और ले आएगा। अर्जुन ने किसी को फोन किया और थोड़ी देर में कोई नाश्ता लेकर आ गया। दीक्षा आदि को अच्छी तरह से खाना खिला रही थी। अर्जुन उन दोनों माँ बेटों को देख रहा था। नाश्ता करने के बाद डॉक्टर आदि की पट्टी चेंज करने आई, लेकिन आदि ने मना कर दिया। वो बोला, मैं तुमसे पट्टी नहीं करवा सकता, समझी, जाओ यहाँ से। दीक्षा बोले, क्या मैं कर सकती हूँ? अर्जुन बोला, तुम्हें आता है? दीक्षा बोली, वो लंदन में मैंने डॉक्टर का कोर्स किया है। डॉक्टर बोली, ठीक है, वैसे भी आप इनकी माँ है। दीक्षा उनको मना करने ही वाली थी कि वो उसकी माँ नहीं है, लेकिन आदि बीच में बोला, एंजल, जल्दी पट्टी चेंज करो। दीक्षा ने बहुत आराम से आदि की पट्टी चेंज कर दी। अर्जुन बोलो, क्या बात है बेबी, आप तो पहले से भी ज्यादा होशियार हो गई हो। लेकिन ये बात उसने अपने मन में कही थी। खन्ना हाउस। सिद्धि अपने मन में बोली, मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन पहले फ्रेश हो जाती हूँ क्योंकि मेरी मांग में सिंदूर भरा है और अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहूँगी। उसने अलमारी खोली तो चौंक गई क्योंकि उसके सामने हर तरह के कपड़े थे। सिद्धि ने उनमें से एक शर्ट और रेड कलर का प्लाजो निकाला और कपड़े बैग पर रखकर बाथरूम में चली गई। कुछ अपने कमरे में आया तो सिद्धि वहां नहीं थी, लेकिन बाथरूम से पानी बहने की आवाज आ रही थी। कुछ ने अपने कपड़े लेकर जाने लगा कि बाथरूम में से सिद्धि निकली। वो सिर्फ टॉवल में ही थी। उसने कुछ पर ध्यान नहीं दिया। कुछ चुपचाप उसकी हर हरकत देख रहा था। वो दरवाजे से टिकट खड़ा हो गया। सिद्धि ने अपने फोन से गाने लगा दिया और परी हूं मैं पर डांस करने लगी। वो अपने बाल सुखा रही थी और घूम घूम कर डांस कर रही थी, लेकिन जब उसने कुश को देखा तो वो वही जम गई। कुश ने दरवाजा बंद किया और चलकर उसके पास आने लगा। सिद्धि पीछे होने लगी। कुश ने उसको पकड़कर अपने पास खींच लिया। वो बोला, वैसे तुम बहुत हॉट लग रही हो, क्या बात है बीबी? सिद्धि उससे छुटने की कोशिश करने लगी। कुश बोला, अगर तुम और हिलोगी तो जो टावर पहनी हो वो भी निकल जाएगी। उसकी बात सुनकर सिद्धि वहीं रुक गई। वो बोली, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें। वो इतना ही बोल पाई कि कुश ने उसको किस करना शुरू कर दिया। कुश उसको बहुत प्यार से किस कर रहा था। सिद्धि भी उसको किस करने लगी थी। आज कुश बहुत खुश था। करीब 15 मिनट बाद के बाद जब सिद्धि को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो कुश ने उसको छोड़ दिया। सिद्धि को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। वो जोर जोर से सांस लेने लगी। जब सिद्धि ने कुश को देखा तो उसकी नज़र कहीं और थी। जब उसने उसकी नज़र का पीछा किया तो उसकी टॉवल नीची हो गई थी, जिससे उसका चेस्ट दिखने लगा था। सिद्धि ने जल्दी से अपनी टॉवल ठीक की और बाथरूम में भाग गई। कुश मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू बीवी, मेरा प्यार को समझने के लिए, और वहां से चला गया। सिद्धि ने जब उसकी बात सुनी तो उसको और भी शर्म आने लगी। उसने खुद को शीशे में देखते हुए कहा, ये मुझे क्या हो रहा है? दीक्षा मुझसे कहती थी कि जब तुझको प्यार होगा तो तू सबसे पहले मुझे बताना। फिर उदास होते हुए बोली, लेकिन जब आज मुझे प्यार होने भी लगा है पर तू मेरे पास नहीं है। पता नहीं, जब उसने उस दिन मेरी इज्जत बचाई थी और मेरी मांग में सिंदूर भरा था तो मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं तब उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। मुझे लगा कि जैसे सब अमीर लड़के होते हैं वैसे ये भी होगा, लेकिन मुझे अर्जुन जीजू ने सब कुछ बता दिया कि कुश की जिंदगी में मैं पहली और आखिरी लड़की हूँ। दीक्षा तो अपने सर पर बहुत विश्वास करती थी तो जीजू भी कुछ गलत नहीं कहेंगे, इसलिए मैं भी तब से कुश से प्यार करने लगी हूँ। लेकिन उसने मुझसे जबरदस्ती शादी की है तो इंतजार तो कर ही होगा मिस्टर कुछ खन्ना, आखिर बीवी हूँ मैं आपकी। इतना कहकर वो खुद से ही शर्माने लगी। 39 लव मोमेंट्स। हॉस्पिटल में दीक्षा ने आदि को दवा खिलाए और फिर सुला दिया। वो बोली, अपना ख्याल रखना बच्चा। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। उसने दरवाजा खोला लेकिन बाहर से अर्जुन ने दरवाजा खोला। जैसे दीक्षा का बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिरने लगी। उसने खुद को बचाने के लिए अर्जुन का हाथ पकड़ लिया, लेकिन अर्जुन पहले से ही अपना बैलेंस ठीक नहीं कर पाया था और वो भी दीक्षा के ऊपर गिर गया और उन दोनों के होंठ एक दूसरे से मिल गए। दीक्षा ने अर्जुन को खुद से दूर करते हुए बोली, मिस्टर कपूर उठिए, मुझे दर्द हो रहा है।
उसकी आवाज सुनकर अर्जुन जल्दी से उठ गया और हाथ बढ़ाकर दीक्षा को भी उठाने लगा। दीक्षा ने भी अपना हाथ अर्जुन को दे दिया और उठ गई, लेकिन दीक्षा के गिरने की वजह से उसकी शर्ट के 2 बटन टूट गए थे और उसकी चेस्ट दिखने लगी थी, लेकिन दीक्षा तो अपने कपड़े ठीक करने में ही बिजी थी। अर्जुन कुछ कहने ही वाला था कि वहां उसे 2 डॉक्टर आते हुए दिखे। अर्जुन ने दीक्षा को अपने गले से लगा लिया। दीक्षा गुस्से में बोली, ये क्या बदतमीजी है मिस्टर कपूर, छोड़ो मुझे। लेकिन अर्जुन ऐसे ही खड़ा रहा। वो बोला, चुपचाप ऐसे ही खड़ी रहो, 2 डॉक्टर इधर ही आ रहे हैं। दीक्षा नासमझी से बोली, तो मैं क्या करूं, मुझे घर जाना है, छोड़िए मुझे। अर्जुन बोला, ठीक है, लेकिन तुम्हारी शर्ट के ऊपर के 2 बटन टूट गए हैं इसलिए। फिर अर्जुन उसको छोड़े लगा, लेकिन दीक्षा ने उसको गले से लगा लिया। वो बोली, मैं क्या करूं, प्लीज मेरी मदद करो। उसकी इस हरकत से अर्जुन मुस्कुराने लगा। वो बोला, शांत हो जाओ। फिर उसने दीक्षा को अपनी गोदी में उठा लिया और बाथरूम में चला गया। दीक्षा बोली, ये क्या कर रहे हैं आप अर्जुन, तुम चिंता मत करो। फिर उसने दीक्षा को नीचे उतार दिया। अभी भी दीक्षा अर्जुन के गले ही लगी हुई थी। अर्जुन बोला, कमरे में कैमरे लगे हैं इसलिए समझी। दीक्षा उसके गले लगे हुए ही बोली, लेकिन अब क्या करूं मैं, यहाँ तो मेरे पास दूसरे कपड़े भी नहीं है। अर्जुन बोला, क्या तुम्हारे पास पिन है। दीक्षा बोली, हाँ लेकिन एक है और बटन 2 टूटे हैं, क्या करूं। वो बहुत चिंता में लग रही थी। अर्जुन बोला, ठीक है, मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूं, तुम नीचे वाले बटन पर पिन लगा लो। फिर अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली। पता नहीं क्यों अर्जुन की बातों पर दीक्षा ने विश्वास कर लिया और अपनी शर्ट पर पिन लगाने लगी। वो बोली, हो गई, लेकिन अभी भी एक और पिन चाहिए। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद करते हुए ही बोला, क्या बालों में कोई पिन लगी है। दीक्षा बोली, हाँ है, मैं लगा रही हूँ। उसने अपने बालों से पिन निकाली और लगाने लगी, लेकिन उससे हो ही नहीं रहा था। बहुत देर बाद भी जब नहीं हुआ तो अर्जुन समझ गया कि क्या बात है। आज अर्जुन भी शर्ट और पैंट में ही था, नहीं तो वो अपना कोट उसे दे देता। अर्जुन बोला, इधर आओ और वो पिन मुझे दो, मैं करता हूँ। दीक्षा डरते हुए बोली, लेकिन अर्जुन बोला, भरोसा करो, मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा। दीक्षा उसके पास आ गई और फिर उसने उसके हाथ में पिन दे दी। अर्जुन ने उसकी पिन उसके शर्ट में लगा दी, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली। दीक्षा उसको बहुत प्यार से देख रही थी। वो बोली, है पता नहीं, लेकिन मुझे इनसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं इनको बहुत पहले से ही जानती हूँ। अर्जुन बोला, हो गया। दीक्षा ने जब शर्ट देखी तो अर्जुन ने उसको इतने अच्छे से पिन लगाई थी कि उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वहां पर कोई फूल लगा हो। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली। दीक्षा बोली, थैंक यू, और वहां से भाग गई। अर्जुन बस मुस्कुरा दिया। वो बोला, कब तक भागोगे, एक दिन तो मेरे पास ही आना होगा। राजस्थान में दीक्षा, सार्थक, सैम तीनों राजस्थान वापस आ गए थे क्योंकि सार्थक और सैम को वापस लंदन जाना था। दोपहर को सबने खाना खाया। सार्थक बोला, हमें अभी चलना चाहिए। सैम बोली, ठीक है। दोनों ने दीक्षा को गले लगाया। सार्थक बोला, मैं बाद में आऊंगा, ठीक है, अपना ख्याल रखना। दीक्षा बोली, मैं इंतजार करूंगी, तुम दोनों भी अपना ख्याल रखना और वहां पहुंचकर मुझे फोन जरूर करना। फिर वो दोनों वहां से चले गए। दीक्षा अंदर आ गई और अपने कमरे में आराम करने लग चली गई। रात को जब अनामिका जी उसको उठाने आई तो दीक्षा उठ गई। अनामिका जी बोली, बेटा खाना खा लो, हम आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर बाद दीक्षा नीचे आ गई और अनिरुद्ध जी के पास बैठ गई। अनिरुद्ध जी बोले, बेटा कैसा रहा आपका दिन। दीक्षा मुस्कुराते हुए बोली, बहुत अच्छा, लेकिन हमें आप लोगों से कुछ बात करनी है। अनामिका जी और अनिरुद्ध जी दोनों ने दीक्षा की तरफ देखो। वो लोग बोले, क्या बात है कायरा। दीक्षा बोली, माँ पापा हमें करीब 3 महीने के लिए राजस्थान से बाहर दिल्ली रहना चाहते हैं। अनामिका जी बोली, लेकिन ऐसी अचानक क्या हो गया, क्या कोई बात है कायरा। दीक्षा बोली, वो उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बताएं। उसने एक गहरी सांस ली और बोली, पापा वो अर्जुन कपूर का बेटे आदि कपूर के हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने कहा है कि 3 महीनों तक हमें आदि का ख्याल रखना होगा और उन्हें हमसे पेपर पर सिग्नेचर भी करवा लिए हैं। अनामिका जी घबराते हुए बोली, क्या इतनी बड़ी बात हो गई और कायरा तुम हमें अब बता रही हो। अनिरुद्ध जी कुछ सोचकर बोले, ठीक है बेटा, आप जा सकती हो। इतना कहकर वहां से चले गए। अनामिका जी उससे कुछ कहना चाहती थी लेकिन वो पहले से वहां से जा चुके थे। दीक्षा बोली, माँ हमने खा लिया, अब हम भी चलना चाहिए, और वो भी वहां से अपने कमरे में चली गई। अनामिका जी जब अपने कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि अनिरुद्ध जी कुछ परेशान से कमरे में इधर से उधर घूम रहे हैं। अनामिका जी बोली, क्या हुआ राजा सा, कुछ परेशान लग रहे हैं। अनिरुद्ध जी बोले, रानी सा बात यह है कि हमारी एक जमीन है, वो कायरा के नाम है, लेकिन उस जमीन के पीछे अंकित ठाकुर पड़ा है। अनामिका जी चिंता करते हुए बोली, ये तो बहुत खतरनाक है, मैंने सुना है कि ये अपना काम कराने के लिए कुछ भी कर सकता है, अब हम क्या करें राजा सा। अनिरुद्ध जी बोले, रानी सा, इसलिए हमने कायरा को दिल्ली जाने से मना नहीं किया। हमें पता है कि वो मिस्टर कपूर के घर पर बिल्कुल सुरक्षित रहेगी और अंकित ठाकुर भी कुछ नहीं कर पाएगा। अनामिका जी बोली, हाँ ये तो ठीक कहा आपने राजा सा। 40 दीक्षा का अर्जुन के घर आना। सुबह राजस्थान में दीक्षा फ्रेश होकर नीचे आई तो उसकी मम्मी मंदिर में पूजा कर रही थी। दीक्षा भी वही चली गई। पीछे से अनिरुद्ध जी भी आ गए। अनामिका जी ने पूजा की थाली से दीक्षा को तिलक लगाया और उसको एक लॉकेट दे दिया।
दीक्षा ये क्या है माँ? अनामिका जी बोली, बेटा तुम्हारा एक बड़ा भाई भी है लेकिन वो कहीं गया है, पर तुम ये लॉकेट पहन लो क्योंकि ये लॉकेट में तुम्हारे और तुम्हारे बड़े भाई की फोटो है और याद रखना इसको कभी गले से नहीं निकालना। दीक्षा वो लॉकेट ले लेती है और पहन लेती है। वो बोली, लेकिन भाई का नाम क्या है और वो कहाँ गए हैं? मैंने तो उन्हें कभी नहीं देखा और ना ही उनकी कभी फोटो देखी है, क्या मैं लॉकेट को खोलकर देखा सकती हूँ? अनुरोध जी बोले, जब तुम्हारा नाम कायरा है तो तुम्हारे बड़े भाई का नाम कायरव है और वो कहीं गया हुआ है, लेकिन अब तुम आ गई हो तो तुम्हारा भाई भी आ जाएगा। फिर अनामिका जी बोली, और रही ये लॉकेट की बात तो ये तुम नहीं खोल सकती क्योंकि इसकी चाबी तुम्हारे बड़े भाई के पास है। दीक्षा, ठीक है माँ पापा। फिर उन सब ने मिलकर नाश्ता किया और दीक्षा अपने रूम में चली गई। कुछ देर बाद वो राजस्थान से दिल्ली के लिए निकल गई। राजस्थान के महल में लगभग 29 साल का एक आदमी सोफे पर बैठा था। ये अंकित ठाकुर था जो अपने आदमी से बोला, क्या उस राजासा ने जमीन हमारे नाम की? सामने से आदमी बोला, नहीं भाई सा, लेकिन एक बात पता चली है। अंकित ठाकुर बोला, क्या बात है? आदमी बोला, वो जमीन उस राजासा के नाम नहीं है, वो जमीन उसकी बेटी कायरा के नाम है। सुना है वो लंदन से पढ़ाई करके आई है। अंकित ठाकुर बोला, ठीक है, उसके पीछे हमारी आदमी लगा दो और मौका पाकर उसको मार दो, क्योंकि अंकित ठाकुर अपने बात का बहुत पक्का है। अगर वह जमीन मेरी नहीं हुई तो जमीन वाली भी जिंदा नहीं रहनी चाहिए। आदमी बोला, ठीक है भाई साहब, हम ऐसा ही करेंगे, और दोनों हंसने लगे। फ्रांस में ब्लैक ईगल खुशी और आहिल को लेकर फ्रांस आ गया था, लेकिन खुशी अभी भी ब्लैक ईगल को पसंद नहीं करती थी, पर वो आहिल के लिए कुछ नहीं कहती थी क्योंकि वो आहिल को दुनिया के सामने कैसे लाएगी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए आखिर बेटा तो वो ब्लैक ईगल का है। और अब तो ब्लैक ईगल और आहिल की काफी अच्छी बनने लगी थी। ब्लैक ईगल, खुशी चलो मुझे तुमसे कुछ काम है। खुशी, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना। ब्लैक ईगल ने खुशी को अपनी गोद में उठा लिया और कमरे में ले जाने लगा। खुशी चिल्लाते हुए बोली, नीचे उतारो। ब्लैक ईगल ने खुशी को नीचे नहीं उतारा, पर खुशी बहुत चिल्ला रही थी तो ब्लैक ईगल उसे नीचे उतार देता है। खुशी जाते हुए बोली, तुम बहुत बुरे हो। ब्लैक ईगल ने खुशी को अपने पास खींच लिया और उसकी कमर पर चारों तरफ अपने हाथ लपेट दिए। उसने अपना सिर खुशी के कंधे पर रख लिया। वो बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पता नहीं लेकिन मेरी जिंदगी में बहुत लड़कियां आई है, पर मुझे तुमसे प्यार है, समझी? तो मुझे दूर जाने के बारे में सोचना भी नहीं। खुशी बोली, अगर मैं तुम्हारे बच्चे की माँ नहीं होती तो तुम मुझे कभी नहीं प्यार करते, तुम सिर्फ मुझे इसलिए प्यार करते हो क्योंकि मैं आहिल की माँ हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से आहिल के कमरे में चली गई और ब्लैक ईगल वहीं खड़ा रहा। वो खुद से बोला, मुझे पता है कि तुम बहुत दुखी हो, लेकिन मैं तुमको अपना प्यार एक दिन दिखाकर ही रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, अब चाहे ये मेरा प्यार हो या मेरी दीवानगी। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। रब दी कसम, यारा रब दी कसम, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। संगीत। आवारगी में बन गया दीवाना, मैंने क्यों सादगी को नहीं जाना है। आवारगी में बन गया दीवाना, मैंने क्यों सादगी को नहीं जाना। चाहत यही है कि इस कदर प्यार दूं, कदमों में तेरे मैं तो जहान वार दूं। चैन मेरा ले लो, खुशी मेरी ले लो, दे दो मुझे, दे दो सारे गम। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। इंडिया में दीक्षा राजस्थान से दिल्ली आ गई थी। वो सीधे हॉस्पिटल में आदि को देखने गई थी, पर आदि वहां नहीं था। डॉक्टर बोली, मैम मिस्टर कपूर पहले ही आदि को डिस्चार्ज करा के ले गए हैं। दीक्षा, ठीक है, क्या आपको पता है कि मिस्टर कपूर का घर कहाँ है? डॉक्टर, वैसे तो हम किसी को किसी का पता नहीं देते, लेकिन आपने उनके बच्चे की जान बचाई है तो ये लो उनका पता। दीक्षा ने पता ले लिया और वहां से चली गई। कुछ देर बाद वो एक बड़ी सी बिला के सामने पहुंच गई। उसने जब बिला देखा तो वो बोली, यार कितना अच्छा है ये बिला, तो मेरे महल से भी ज्यादा बड़ा है। वो अंदर जाने लगी कि दरवाजे पर गार्ड बोला, जी आपको किससे मिलना है? दीक्षा, मुझे मिस्टर कपूर की बेटे से मिलना है। गार्ड मुंह बनाते हुए बोला, देखो झूठ मत बोलो, हमारे आदि बाबा तुमको कैसे जानते हैं? ये गार्ड यहाँ पर 2 साल पहले आया था, इसलिए इसको दीक्षा के बारे में कुछ नहीं पता था कि दीक्षा कौन है। तभी वही एक और गार्ड आया। उसने जब अपने सामने दीक्षा को देखा तो वो चौंक गया और तुरंत सिर झुका लिया। वह बोला, आइए मैडम, सर अंदर है। इतना कहकर उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया। दीक्षा ने सोचा कि शायद मिस्टर कपूर ने मेरे बारे में बता दिया होगा, इसलिए इस गार्ड ने सिर झुका लिया। दीक्षा अंदर चली गई। पहला गार्ड, ये लड़की कौन है और तुमने अपना सिर क्यों नीचे किया? ये तो हम सिर्फ बॉस के सामने करते हैं। दूसरा गार्ड, क्योंकि तुम नए नए आए हो इसलिए तुमको नहीं पता, ये हमारी मालकिन है, बॉस की पत्नी, लेकिन कुछ सालों पहले ये एक खाई में गिर गई थी, पर पता चला कि यह जिंदा है, लेकिन इनकी याददाश्त चली गई है। मोहित सर, मैनेजर ने पहले ही हमें मैडम के बारे में बता दिया था, इसलिए अगर तुमने इनको कुछ किया तो तुम यहाँ से ही नहीं बल्कि दुनिया से चले जाओगे, समझे?
दीक्षा जब अंदर गई तो उसको कुछ अलग सा एहसास हुआ। वो मन में बोली, यह क्या हो रहा है मुझे? पर किसी की आवाज़ सुनकर वो अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने सामने एक नौकर को खड़ा देखा। वो उस घर की सबसे बूढ़ा और पुराना नौकर था। सारे नौकर और गार्ड्स को पहले पता चल गया था कि उनकी मालकिन वापस आ गई है। हरिदास, आइए मैडम, आप यहाँ क्यों खड़ी है? छोटे बाबा आपको कल से इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलिए। दीक्षा ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद काका। हरिदास, अरे नहीं मालकिन, आप मेरे नाम से मुझे बुलाएं, मैं तो नौकर हूँ। दीक्षा, बिल्कुल नहीं, आप मुझे बड़े हैं तो मैं आपको नाम लेकर कैसे बुलाऊं? और आज से आप मुझे बिटिया कहेंगी, समझे? नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। हरिदास, अरे नहीं नहीं मैडम। दीक्षा ने उनको घूर कर देखा तो हरिदास फिर से बोला, बिटिया। दीक्षा उनके साथ आदि के कमरे में चली गई। जब आदि ने अपनी मम्मा को देखा तो उसकी आंखें चमकने लगी। वो बोला, आप आ गई एंजल, मैंने आपको बहुत मिस किया। दीक्षा, सॉरी, पर अब कैसे हो आप बच्चा? आदि, पहले से ठीक हूँ। फिर वो दोनों आपस में बातें करने लगे। हरिदास उन दोनों माँ बेटे को देखकर बहुत खुश था। वो मन में बोला, भगवान करे जल्दी से आपकी याददाश्त वापस आ जाए बिटिया, ताकि मालिक पहले की तरह हो जाए। इतना कहकर वो वहां से चला गया। ऐसे ही शाम हो गई। अर्जुन को पहले से पता चल गया था, लेकिन उसको खुद पर अभी काबू रखना होगा। वो जब घर आया तो दीक्षा और आदि हॉल में बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जब दीक्षा ने अर्जुन को देखा तो उसको हॉस्पिटल वाले दिन याद आ गया। वो तुरंत खड़ी हो गई, बोली, गुड इवनिंग मिस्टर कपूर। आदि अर्जुन को देखकर खुश हो गया। अर्जुन आदि के पास आते हुए बोला, गुड इवनिंग मिस राजवंश। दीक्षा बोली, अब मुझे चलना चाहिए आदि, लेकिन क्या आप हमारे साथ नहीं रहेंगे?